हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान विज्ञान। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट या ट्विस्टेड फॉर्म में एग्जाम में आ सकते हैं। सो पेन पेपर रेडी रखिए और हर क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से नेचुरल इंडिकेटर कौन है, मतलब जो नेचर में पाया जाता है। ऑप्शंस आर ए मिथाइल ऑरेंज, बी फिनोप्थिलीन, सी लिटमस या डी ऑल ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज लिटमस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगस के बीच में, जिसे हम कहते हैं लाइकेन। उस लाइकेन से हमें मिलती है लिटमस डाई। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन इन एन एसिडिक सॉल्यूशन? यानी अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन को डालें तो फिनोप्थिलीन का कलर क्या होगा? ऑप्शंस आर ए पिंक, बी येलो, सी कलरलेस या डी ब्लू। तो द करेक्ट आंसर इज सी कलरलेस। देखिए यहाँ पे मैंने आपकी जानकारी के लिए पूरी आपको एक चार्ट बना के दे दिया है कि कौन कौन से टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल या ओल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो हमें नेचर में मिलते हैं, जैसे टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस डाई जैसे मैंने बताया लाइकेन से मिलता है, चाइना रोज जिसको हम गुड़हल कहते हैं उसका एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज यानी लाल पत्ता गोभी उसका एक्सट्रैक्ट, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। और वहीं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी जिनकी स्मेल एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाती है। तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं वनीला एक्सट्रैक्ट, जो कि आपने आइसक्रीम्स में केक्स में खाया होगा, अनियन, क्लोव यानी लौंग। और यहाँ पे ये टेबल जो मैंने दी है इसमें मैंने बताया है कि अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर देते हैं और बेसिक सॉल्यूशंस में क्या कलर देते हैं। लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहता है लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू ही रहता है। फिनोप्थिलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाता है जबकि बेसिक सॉल्यूशन में पिंक या मेजेंटा कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड या पिंक कलर देता है जबकि बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है। ऐसे ही ब्रोमोथाइमोल ब्लू और मिथाइल रेड और थाइमोल ब्लू ये भी है। ये हालांकि आपके पास आपकी बुक्स में नहीं दिए हैं लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल? यानी जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। हर कोई एसिड जो है उसमें हाइड्रोजन होता है, तो जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये आपका हिंट था। तो ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन एंड डी नाइट्रोजन। तो अगर आपने गेस कर लिया है तो आंसर इज हाइड्रोजन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 2। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 2 है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? ए वीकली एसिडिक, बी स्ट्रांगली एसिडिक, सी न्यूट्रल या डी स्ट्रांगली बेसिक। तो द आंसर इज स्ट्रांगली एसिडिक। देखिए 7 से कम अगर पीएच है तो वो एसिड होगा, 7 से ज्यादा अगर पीएच है तो वो बेस होगा। जितना पीएच कम होगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी पीएच 1 स्ट्रॉन्ग एसिड है पीएच 2 के कंपैरिजन में, पीएच 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है पीएच 3 के कंपैरिजन में। वहीं पीएच 7 कम बेसिक है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है। जबकि पीएच 7 तो न्यूट्रल है, पीएच 8 वीक बेस है, पीएच 9 स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच 10 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पीएच 14 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट इनडाइजेशन? इनडाइजेशन यानी अपच, एसिडिटी।
इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं, एंटासिड लेते हैं या एंटीसेप्टिक लेते हैं? तो द करेक्ट आंसर इज एंटासिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंटासिड क्या करता है, हमारे स्टमक में HCl है, HCl का बढ़ जाना इज कॉल्ड इंडाइजेशन। ठीक है, तो बेस हमारी बॉडी में जाके, स्टमक में जाके उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसीलिए उसे कहते हैं एंटासिड, यानी एसिड के अगेंस्ट काम करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड? अगर कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सॉल्ट वाटर बनेगा, सॉल्ट हाइड्रोजन बनेगा, एसिड वाटर बनेगा, या कोई रिएक्शन नहीं होगी? तो करेक्ट आंसर इज सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। देखिए, बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, CO2। कार्बन नॉन मेटल है, CO2 उसका नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड बेस की तरह काम करता है। तो अगर हम बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड मिला रहे हैं, यानी हम बेस के साथ एसिड मिला रहे हैं। देखिए, जितनी भी गैसेस हैं जो कि पानी के साथ मिलके एसिड बनाती है, आपने एसिड रेन में पढ़ा होगा, CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो जब पानी के साथ मिलता है तो कार्बनिक एसिड बनता है। ठीक है, SO3 SO2 ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। ये जब पानी के साथ मिलते हैं तो ये सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 जब वो पानी के साथ मिलता है HNO3 बनाता है। ठीक है, तो यानी जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर बेस के साथ एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। चलिए, जो रिएक्शन मैं आपको बता रही थी वो देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये कॉपर है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बबल्स बन रहे हैं, देखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ NaOH विद जिंक मेटल, कि जो बेस है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखिए, जिंक लिया हमने, जिंक ग्रैन्यूल्स, इन जिंक ग्रैन्यूल्स को हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और फिर हमने NaOH लिया। ये हमने ड्रॉपर उठाया, इसमें NaOH भरा और जिस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे उसमें ये डाल दिया। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बबल्स दिख रहे होंगे आपको। तो अब हम इसके ऊपर हमने कॉर्क लगा दिया है, कॉर्क में एक छेद है, एक होल है, जेट ट्यूब वहां पे लगा दी। अब जब इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे, ठीक है, तो ऊपर जो गैस बनेगी उस गैस की टेस्टिंग हम कैसे करेंगे? हम एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके आएंगे इस जेट ट्यूब के मुंह पे। तो देखिए क्या हुआ, तेजी से जली गैस और फिर बुझ गई। तो ये हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, ये देखिए, इसी के बारे में मैं आपको बता रही थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर होता है पानी। तो यानी बेस प्लस एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? याद रखिए, इस चैप्टर में आपको सॉल्ट्स दिए हैं कई सारे, आपको उन सॉल्ट्स के केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पता होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके यूजेस भी पता होने चाहिए। ये 3 चीजें आपने अच्छे से याद कर लेनी है। सॉल्ट्स का केमिकल फॉर्मूला, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाया गया, और तीसरा उसके यूजेस। Options are A CaCO3, B CaOCl2, C CaOH whole twice, D CaCl2. So the correct answer is B CaOCl2, calcium oxychloride. Eighth question is, which acid is present in nettle stings? अब नेटल क्या होता है? नेटल को आप लोग अपने घर में उसे बिच्छू घास या कंडाली के नाम से जानते हैं। तो बिच्छू घास या कंडाली, नेटल स्टिंग,
उसमें कौन सा एसिड मौजूद मौजूद होता है। वो जैसे ही हमारी स्किन को टच करता है तो हमें जलन होती है ना, खुजली होती है, जलन होती है, तो वो एक एसिड के कारण होता है। तो द ऑप्शंस आर ए एसिटिक एसिड, बी मिथेनोइक एसिड, सी सिट्रिक एसिड या डी टार्ट्रिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज मिथेनोइक एसिड, वही एसिड जो चींटी के डंक में होता है। देखिए ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, इस लिस्ट में आपके चैप्टर में जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सब के नाम दिए हैं, उनका केमिकल नेम दिया है, कॉमन नेम दिया है, केमिकल फॉर्मूला भी दिया है। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं अभी तक तो आप इसे देखकर भी नोट्स में अपने नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप केमिकल फॉर्मूला याद कर लें, कॉमन नेम उसका याद कर लें, साथ ही साथ उसका केमिकल नेम भी जरूर याद करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय, जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सख्त कैसे होता है, कब होता है वो सख्त। ए गिविंग ऑफ CO2, जब उसके अंदर से CO2 बाहर निकल जाती है। बी चेंजिंग इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, जब वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। सी कंबाइनिंग विद वाटर, जब उसमें पानी मिलाया जाता है। या डी लूजिंग वाटर, जब वो पानी खो देता है। तो द करेक्ट आंसर इज सी कंबाइनिंग विद वाटर, जब पीओपी में पानी मिलाया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है। पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 तक के बीच में होती है। द ऑप्शंस आर ए 7.0, बी 7.4, सी 6.5 या डी 8.2। तो द करेक्ट आंसर इज बी 7.4। देखिए इनकी रेंज होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 7.4 ही होगा। 7.35 से 7.45 के बीच में ब्लड का पीएच होना चाहिए एक नॉर्मल एडल्ट के, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। ठीक है, अगर 7.35 से कम है तो भी प्रॉब्लम है, 7.45 से ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पूरी लिस्ट तैयार की है कि कौन कौन से सब्सटेंस का अप्रोक्सीमेट पीएच कितना होता है। ये अप्रोक्सीमेट यानी लगभग पीएच कितना होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एग्जाम कंटेंट है, इसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसमें से पूछी जा सकती हैं, वो भी मेंशन्ड है। सब्सटेंस जैसे आप देख रहे होंगे गैस्ट्रिक जूस, यानी हमारे स्टमक में जो एसिड पाया जाता है उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 1.2 होता है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है क्योंकि पीएच 1 है। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन के। कैसे, जो एंजाइम है स्टमक से जो निकलता है वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में निकलता है, तो पेट में पाए जाने वाला जो एसिड है HCl वो उसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। ठीक वैसे ही लेमन जूस का अप्रोक्सीमेट पीएच होता है 2.2, ये भी स्ट्रॉन्ग नेचुरल एसिड है। ठीक है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन जूस में। ह्यूमन यूरिन, इसका अप्रोक्सीमेट पीएच होता है 6.0, ये जनरली एसिडिक होता है। और जैसा हम खाना खाएंगे, जैसा हमने खाना खाया है उसकी बेसिस पे हमारे पीएच की रेंज, यूरिन के पीएच की रेंज 4.5 से 8.0 तक हो सकती है। ठीक है, तो हमने जैसा डाइट कंज्यूम किया है उसकी बेसिस पे हमारी पीएच की रेंज चेंज हो सकती है ह्यूमन यूरिन की। एसिड रेन का पीएच 5.6 से कम होता है। ठीक है, आपने देखा होगा एसिड रेन 8th क्लास में पढ़ा होगा कि मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करती है, एक्वाटिक लाइफ को डैमेज कर देती है, सॉइल का पीएच ऑल्टर कर देती है। ठीक है, ऐसे ही टूथ डिके थ्रेशहोल्ड 5.5 से कम, 5.5 से कम अगर हमारा पीएच होगा मुंह का, बकल कैविटी का, ठीक है, दांतों के आसपास का, तो इनेमल में जो कैल्शियम फोस्फेट है वो धीरे धीरे करके खुलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए माउथ का पीएच कम कैसे होता है, अगर हमने खाना खाया है लेकिन हमने ब्रश नहीं किया है तो हमारे माउथ के जो बैक्टीरिया हैं वो खाने को डाइजेस्ट करेंगे। खाने को डाइजेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना है उसको डाइजेस्ट करेंगे तो क्या होगा, एसिड रिलीज होगा। वो एसिड धीरे धीरे करके क्या करेगा, इनेमल पे जो कैल्शियम फोस्फेट है उसको डिसॉल्व करेगा। धीरे धीरे करके दांत सड़ जाएंगे, कैविटी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए खाना खाने के बाद ब्रश करना जरूरी होता है। ठीक है, हम वहां पे क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। ह्यूमन ब्लड का अप्रोक्सीमेट पीएच होता है 7.4। तो
7.4 pH अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो पूरा बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो सही तरीके से चले। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटासिड में पाया जाता है, उसका अप्रॉक्सीमेट पीएच होता है 10.5 और इसका काम होता है जो स्टमक में एसिडिटी हो गई है उसको न्यूट्रलाइज करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच सॉल्ट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, आपने देखा होगा दिल्ली या ऐसे बड़े शहरों में वहाँ जो पानी होता है वो बड़ा हार्ड होता है, यानी साबुन लगाने से कपड़े साफ नहीं होते। तो वहाँ क्या यूज करते हैं वो? ए बेकिंग सोडा, बी वॉशिंग सोडा, सी ब्लीचिंग पाउडर या डी कॉमन सॉल्ट। द करेक्ट आंसर इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो डिटर्जेंट्स में होता है। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, जो पानी की हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है, उसे हटा देते हैं। ठीक है, जबकि सोप में, सोप जो है वो क्या करता है, उसके साथ मिल जाता है, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं और इतने अच्छे से सफाई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12 इज ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन। तो ब्लू को रेड बनाता है कौन? ए लाइम वाटर, बी विनेगर, सी सोप सॉल्यूशन, डी बेकिंग सोडा। तो ब्लू को रेड बनाता है, रेड बनाता है एसिड, बी बना ब्लू बनाता है बेस। ठीक है, रेड बनाता है एसिड, ब्लू बनाता है बेस। तो यहाँ पे रेड बन रहा है तो वो कौन बनाएगा? एसिड। अब इनमें से एसिड कौन है? बी विनेगर। ए लाइम वाटर है बेटा, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, वो लेमन वाटर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी विनेगर। देखिए, ये इसमें मैंने पूरा बता रखा है कि हम हार्डनेस ऑफ वाटर कब बोलते हैं, कब कहते हैं कि पानी हार्ड है? जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट मौजूद होते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या करता है, इनके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्ट विद दीज डिजोल्व सॉल्ट्स और क्या बनाता है? इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बनाता है। तो वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स फिर सोप के एक्शन पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम। जिप्सम के केमिकल फॉर्मूले में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? ऑप्शंस आर ए 5, बी 2, सी हाफ और डी 10। द करेक्ट आंसर इज बी 2, 2H2। 14th question is curd should not be kept in copper vessels because। जो कर्ड होती है दही, उसे कॉपर के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दही में पाया जाता है एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इट बिकम्स बिटर। एसिड इन कर्ड रिएक्ट्स विद कॉपर टू फॉर्म टॉक्सिक सॉल्ट्स। कॉपर रिएक्ट्स विद एयर, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज बी। कर्ड में जो एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है और टॉक्सिक सॉल्ट्स बनाता है। ठीक है, ये देखिए इसमें मैंने ये लिस्ट दी है आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, कि कॉपर सल्फेट सॉल्ट के नाम दिए हैं, सॉल्ट के कॉमन नेम दिए हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला भी दिया है। केमिकल फॉर्मूला को देखकर आप बता सकते हैं कि उसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कॉपर सल्फेट में 5H2O है, यानी 5 नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट में 10H2 है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट में 2H2O है। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो है, इसमें हाफ H2O है। देखिए दोनों ही कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम भी और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी, लेकिन इन दोनों को अलग बनाता है कौन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जबकि जिप्सम में 2 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबसे आखिरी में है फेरस सल्फेट, जिसको हम ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। तो इसमें है 7H2O, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 7। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड। इनमें से मिनरल एसिड कौन है? ए सिट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी टार्ट्रिक एसिड, डी ऑक्सैलिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 16th क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ द पीएच स्केल। पीएच स्केल की रेंज क्या है, कहां से कहां तक होता है? ए 1 to 10, बी 0 to 14, सी 1 to 14, D 0 to 14. The correct answer is B 0 to 14.
देखिए ये मैंने आपको लिस्ट बना के दी है यहाँ पे मिनरल एसिड्स की और ऑर्गेनिक एसिड्स की, कि मिनरल एसिड्स कौन कौन से हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड्स हैं। जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन है? एसिटिक एसिड जो कि सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में और बिच्छू घास का जो स्टिंग है उसमें, नेटल स्टिंग्स में, लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड आपका पालक और टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट, हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो मेटल वाला हिस्सा है सोडियम, वो आया है किससे? बेस से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है सोडियम, और कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से आया है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट वही होगा। ठीक है, यहाँ दोनों में से, एसिड और बेस में से स्ट्रॉन्ग है बेस, इसीलिए इसका आंसर होगा कि ये क्या है? ये है वीक, सॉरी, ये है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये आया है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से, यानी ऑप्शन नंबर डी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस ब्लू? अभी मैंने बताया था ब्लू बनाता है बेस, इनमें से बेस कौन है? NaOH। 19th क्वेश्चन देखते हैं। द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स। जो वीनस का, शुक्र ग्रह का जो एटमोस्फेयर है वो बहुत ही मोटे वाइट और येलोइश कलर के क्लाउड्स से बना हुआ है। तो वो क्लाउड्स क्या है? AHCl, BH2SO4, CHNO3, DNOH। द आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। 20th क्वेश्चन देखते हैं। आंट स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग। अब देखो आंट स्टिंग में यानी चींटी के डंक में क्या होता है? चींटी के डंक में होता है एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा? बेस चाहिए होगा। इनमें से बेस कौन है? बेसिक सोडा। द करेक्ट आंसर इज बेसिक सोडा। 21 क्वेश्चन देखते हैं। When HCl react with NaOH, the product is। जब HCl NaOH के साथ रिएक्ट करता है यानी एसिड रिएक्ट्स विद बेस, तो क्या होता है? तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ सॉल्ट कौन है? NaCl और वाटर H2O। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जैसे जैसे pH कम होगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यानी pH 1 में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है। ठीक है, और pH 14 में लोएस्ट होता है। ठीक है, pH 7 में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बराबर कंसंट्रेशन में होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो उसको न्यूट्रल बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी उतना ही है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन भी उतना ही है। जबकि pH 14 में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है, जबकि pH 1 में लोएस्ट होता है। ठीक है, तो इनमें से हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस पे होगा? pH 1। द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर एट pH 7। pH 7 पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या होगा? ऑप्शंस आर रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट। द करेक्ट आंसर इज ग्रीन। ग्रीन कलर होता है pH 7 पे, यानी अगर हम पानी में pH यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालेंगे तो कलर ग्रीन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर? अभी बताया था, जो इंडिकेटर स्मेल चेंज करते हैं एसिड या बेस की प्रेजेंस में। द आंसर इज बी, अनियन। अनियन की स्मेल एसिड में बढ़ जाती है, बेस में हट जाती है। ये देखिए, ये रियल कॉलम है, यहाँ पे रियल कॉलम दिखा है पीएच का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको पीएच का स्केल भी दिखाया है। पीएच का स्केल 0 से लेके 14 तक, और ये दिखाया है कि 0-1 की रेंज में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। pH 7 पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन सेम होता है, जबकि
पीएच 14 पे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए 0 से लेके 6 तक एसिडिक होता है सॉल्यूशन, 7 पे न्यूट्रल होता है, 8 से लेके 14 तक एल्कलाइन यानी बेसिक होता है। चलिए आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम फोस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। अभी बताया था मैंने आपको कि जो टूथ इनेमल होता है उसमें कैल्शियम फोस्फेट होता है। तो कैल्शियम फोस्फेट का नेचर क्या है? ए बेसिक, बी एसिडिक, सी न्यूट्रल या डी एम्फोट्रिक। देखिए कैसे पता चलेगा। कैल्शियम फोस्फेट किससे बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फोस्फोरिक एसिड। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसीलिए इसका नेचर है बेसिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोबारा से आइए इस चैनल पे इसके पार्ट 2 के।